Assalamu alaikum dear students. I really hope you all are fine. स्टूडेंट्स 14 चैप्टर की आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे और फर्स्ट पोर्शन में हम हमेशा की तरह फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स को ही डिस्कस करते हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम 14 चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक. मैक्रोमोलिक्यूल्स आर बिल्ड अप ऑफ फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड डैश. वेरी इजी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट से ही मिलकर, बिल्डिंग ब्लॉक से ही मिलकर बनते हैं. सो अब ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, हमने इनको क्या बोला था? दीज आर मोनोमर्स. मोनोमर्स. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ चलते हैं. नायलॉन इज अ पॉलीइमाइड एंड टेरलीन इज अ डैश पोलिएस्टर. अगर आपको पोलिएस्टर में जब मैंने पढ़ाया था तो ये वहाँ पे मैंने उसको डिटेल से डिस्कस किया था. सो राइट आंसर इज पोलिएस्टर. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट नायलॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश एडिबिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइइमाइन. नायलॉन की तैयारी आपको पढ़ाई गई थी. तो उसमें आपको पता है कि उसके दो यूनिट्स जो कंबाइन होते हैं उनमें एक हेक्सामिथाइलिन डाइइमाइन था और दूसरा एडिबिक एसिड था. सो इसका राइट आंसर है एडिबिक एसिड. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक. बेस्ड ऑन देयर थर्मल प्रॉपर्टी प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू डैश मेन क्लासेस. स्टूडेंट्स, इसकी दो मेन क्लासेस हैं जो आप लोगों ने डिटेल से पढ़ी थी. सो राइट आंसर इज टू मेन क्लासेस. जी नेक्स्ट, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ डैश प्लास्टिक. स्टूडेंट्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक. जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ. सिक्स, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज डैश इन लिवर. तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन. सब लोग जानते हैं, वेरी इजी. फिलिंग द ब्लैंक, ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन. जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट. वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट. सो इसका राइट आंसर है वाटर soluble carbohydrate. Protein after digestion change to amino acids. Amino acids. Purine and pyrimidines are dash of nucleic acid. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडीन जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है न्यूक्लिक एसिड्स की. तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजनस बेसिस. जगह कम है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस. जी स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर improve the flexibility of polymer. improves the flexibility of polymer. स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स यानी कि स्टेटमेंट्स की तरफ. पहली स्टेटमेंट है नायलॉन 66 एंड टेरलीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर. बिल्कुल ठीक है, आपको मैंने कंडेंसेशन पॉलीमर डिटेल से पढ़ाया था, उसमें मैंने इन दोनों की एग्जांपल्स भी दी थी. सो राइट आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन प्रॉब्लम. गलत, प्लास्टिक तो पोल्यूशन कॉज करता है. सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फ्रुक्टोज इज अ पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट. गलत है, फ्रुक्टोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है. सो फॉल्स. ह्यूमन बीइंग गेट नो फूड न्यूट्रिशन फ्रॉम सेल्यूलोज. बिल्कुल ठीक है, सेल्यूलोज चूंकि डाइजेस्ट ही नहीं होता, सर जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो उससे किसी किस्म का न्यूट्रिएंट्स भी नहीं हम हासिल कर सकते. सो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है. जी स्टूडेंट, द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड इन ह्यूमन बॉडी इज विटामिन डी. फॉल्स स्टेटमेंट है. सो अब यहाँ पे आपको अगर याद हो तो कौन है जो मोस्ट अबंडेंट? जी स्टूडेंट्स, विटामिन डी की जगह कोलेस्ट्रॉल होता तो वो द मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉइड की कैटेगरी है. सो यहाँ पे
हम कह सकते हैं कि जो नेचुरली अकरिंग कुछ स्टीरॉइड्स के कंपाउंड जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, आर्डेस्टिरोल्स है, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट है वो कोलेस्ट्रॉल है। सो यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल होता तो ये ट्रू स्टेटमेंट होती। जी, मूव करते हैं जी। एंजाइम्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। एंजाइम जो है वो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे ही मुश्तमिल होता है। गलत। एंजाइम्स एक्चुअली प्रोटीन्स के ही बनते हैं, और प्रोटीन्स में तो नाइट्रोजन भी होती है और इसमें बहुत सारे को फैक्टर्स भी शामिल हैं। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 6th स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है जी। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैट्स इज मेजर्ड बाय देयर आयोडीन नंबर। बिल्कुल ये ट्रू बात है, हम अनसैचुरेशन को आयोडीन नंबर से मेजर कर सकते हैं। सो आयोडीन नंबर क्या है, अब यहाँ पे तो नहीं बताया, उसको डिटेल उसकी मैंने आपको रेलेवेंट लेक्चर में काफ़ी समझाई थी। सो इसका राइट आंसर है ट्रू जी। एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम वेरीज विद टेम्परेचर और पीएच, बिल्कुल ट्रू है। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल गलत है, एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, फॉल्स जी। नेक्स्ट, द न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और ह्यूमन बॉडी। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। जी स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा डीएनए का किरदार देखें प्रोटीन की सिंथेसिस में, तो उस लिहाज से ये बात ठीक है कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, और वो आरएनए का क्या किरदार है, मैसेंजर आरएनए का क्या किरदार है राइबोसोम्स में, वो एक मैसेज लेके आती है जिसके अकॉर्डिंग इमाइनो एसिड्स मिलते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है। सो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जिम्मेदार है प्रोटीन बनाने के लिए। सो वैसे तो प्रोटीन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उनको अलाइन करना, किस सीक्वेंस में लगाना है, ये न्यूक्लिक एसिड का ही काम है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है जी। स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द प्रोसेस आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। जी, अगर आप इसके ऑप्शंस देखें तो स्टूडेंट्स ऑप्शन में है द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। सो अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा दोबारा देखें, जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल, तो आपने पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में, स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीमराइज होने के बाद पॉली इथीन डेवलप करते हैं। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी जी। अब अगर इसका प्रोसेस थोड़ा आप जानते हैं, जो कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ रखा है, विच इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसको पास करते हो 400 डिग्री टेम्परेचर, 100 ATM प्रेशर और ट्रेस अमाउंट में आप ऑक्सीजन, जो कि 0.1% के करीब आपने ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइड करनी होती है। खैर ये आपने चैप्टर 8 में कंडीशंस पढ़ी थी। तो इसके बाद ये एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम पॉलीइथीन का नाम भी देते हैं जी। स्टूडेंट्स, ये जो पॉलीइथीन है एक मैक्रोमोलिक्यूल है। सो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट जी स्टूडेंट, सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ दिस पॉलीमर इज एन एडिशनल पॉलीमर। इनमें से कौन है जो एडिशनल पॉलीमर है। स्टूडेंट्स, अगर आप इन सब की प्रेपरेशंस जानते हैं तो एडिशनल पॉलीमर इसमें नाइलॉन 66, टर्लीन एंड एपॉक्सी रेजन, ये तो कंडेंसेशन में थे। जो पॉलीस्टाइरीन आपने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे जी। स्टूडेंट्स, अब पॉलीस्टाइरीन का जो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, आप उसे समझ जाएंगे। सो आपने पॉलीस्टाइरीन में पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ स्टूडेंट एक बेंजीन रिंग थी। सो आप इस यूनिट को पॉलीमराइज करवाते थे और बदले में बनता था CH2 CH एंड बेंजीन रिंग, और ये था पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मूला। और पॉलीस्टाइरीन की जो फॉर्मेशन है ना, वो एडिशनल पॉलीमर की कैटेगरी में आती है। सो राइट आंसर है पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट,
विच ऑफ दीज पॉलीमर इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, इनमें से कौन है जो सिंथेटिक पॉलीमर है? स्टूडेंट्स एनिमल फैट, स्टार्च एंड सेलुलोज जो हैं ये तो आपको पता है नेचुरल हैं। अब पॉलीएस्टर जो है ना वो सिंथेटिक पॉलीमर है जो हम खुद तैयार करते हैं। सो राइट आंसर है पॉलीएस्टर। प्लास्टिक्स आर द पोल्यूशन प्रॉब्लम बिकॉज मेनी प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं जो decompose to produce toxic product, are made for petroleum, are very inflammable, burn to produce toxic fumes। अब इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो डेल्टा, डिकम्पोज टू प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, यानी प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होकर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव कर रहे हैं। द फाइबर विच इज मेड फ्रॉम एक्राइलोनाइट्राइल आर मोनोमर। अब उसके जो एक्राइलोनाइट्राइल के स्टूडेंट्स जो मोनोमर हैं वो क्या हैं? स्टूडेंट्स अगर आपको एक्राइलिक फाइबर का मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, एक्राइलोनाइट्राइल बनते किससे हैं? एक्चुअली ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CN, अब ये इसका मोनोमर है। अब ये जो इसका मोनोमर है ये डेफिनेटली जब ये पॉलीमराइज होगा स्ट्रक्चर तो ये बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH CN ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये एक्राइलिक फाइबर का फॉर्मूला है। सो राइट आंसर इज C। तो इसका जो मोनोमर है एक्राइलिक फाइबर का, द फाइबर विच इज मेड फ्रॉम एक्राइलोनाइट्राइल्स आर द मोनोमर ऑफ एक्राइलिक फाइबर, यानी एक्राइलोनाइट्राइल, ये आपको मैंने एक्राइलोनाइट्राइल का फार्मूला लिख के दिया है, ये एक्राइलिक फाइबर जो कि पॉलीमर है उसका मोनोमर है। जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इन द लिक्विड स्टेट एंड देन हार्डन्ड टू अ रिजिड सॉलिड इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स ऐसा पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट वो हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, रिजिड सॉलिड इज कॉल्ड प्लास्टिक। जी प्लास्टिक ही एक ऐसा इनमें से पॉलीमर है जो लिक्विड स्टेट में इनिशियली होता है लेकिन बाद में हम उसको हार्ड रिजिड बॉडी में कन्वर्ट करते हैं यूज करने के लिए, प्लास्टिक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है वेजिटेबल ऑयल आर। वेजिटेबल ऑयल जो है वो क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम पेंट। अब आप ये वेजिटेबल ऑयल के बारे में जान चुके हैं कि ये ग्लिसराइड है। स्टूडेंट्स वेजिटेबल ऑयल, ऑयल अनसैचुरेटेड, सो वेजिटेबल ऑयल इज ग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका राइट आंसर है बीटा। जी तभी तो हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। अभी फॉर्मूला भी आपको चैप्टर में अच्छे से सिखाया हुआ है इसका। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, जो सब प्रोटीन में नहीं पाया जाता। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये तो ज़रूरी पोर्शन है प्रोटीन्स के। सल्फर जो है ना वो सब हर अमीनो एसिड में और या हर प्रोटीन में आपको नहीं मिलेगा, सो इसका राइट आंसर है सल्फर। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में वो कौन सी नाइट्रोजनस बेस है जो नहीं मौजूद? तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने बायो में भी पढ़ रखी है, यहाँ पे याद रखिएगा DNA नहीं पूछा गया, यहाँ पे RNA। Which one of the following nitrogenous base is not present in RNA? स्टूडेंट्स अगर आप RNA में प्रेजेंट बेसिस के नाम देखें तो साइटोसिन तो RNA में होती है, उसके अलावा यूरेसिल भी RNA में होती है, एडेनिन भी RNA में होती है, जो थायामीन है उसकी जगह यहाँ पे गवानीन, जो गवानीन है वो होती है, थायामीन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स गवानीन अगर यानी कि साइटोसिन भी है, एडेनिन भी है, यूरेसिल भी है, थायामीन जो है ना वो DNA में होती है, RNA में नहीं होती, सो इसका राइट आंसर है थायामीन। विच वन ऑफ फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट? वेरी इजी, लाइपेज। लाइपेज जो है वो फैट्स को हाइड्रोलाइज करता है, सो इसका राइट आंसर है लाइपेज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिएक्शन
between fat and NaOH is called? स्टूडेंट्स फैट और NaOH में रिएक्शन स्पोनिफिकेशन, क्योंकि फैट और NaOH में रिएक्शन होता है तो सोप फॉर्म होता है, तो इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन भी कहते हैं. सो राइट आंसर इज डी. जी स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज इनकरेक्ट? जो गलत है वो आपने बताना है. सो ग्लूकोज एंड सुक्रोज के बारे में, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, both are naturally occurring, both are carbohydrate and both are disaccharide. स्टूडेंट्स अब फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर आप डेल्टा स्टेटमेंट को देखो तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है. तो बोथ नहीं है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है. तो गलत स्टेटमेंट है इसकी डी यानी डेल्टा. हमने इसकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो बतानी थी. सो राइट आंसर इज डी. आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आज हमने चैप्टर 14 की एक्सरसाइज के फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स को देखा है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से चैप्टर की एक्सरसाइज को रिव्यू करेंगे. सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.